एक दिन सुनते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो अनाउंस हो रही है, दूसरे दिन सुनते हैं कि वो कॉल ऑफ हो गई है। क्या चल क्या रहा है, क्या वजह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ही नहीं हो सकी? देखिए रबिया, मसला ये है कि हमने पीटीआई की जो भी होती है वो बात इस तरह करते हैं कि एक बात करते हैं एक दिन, दूसरी बात हो जाती है दूसरे दिन। यानी एक बयान एक लीडर देते हैं, फिर जब वो जेल में जाते हैं, खान साहब से मुलाकात होती है तो उसकी नफी हो जाती है या कोई और डिफरेंट बयान आ रहा है। तो एक तो बहुत बड़ी वजह जो है, जो सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि खान साहब खुद जो है वो अपनी पार्टी को, या अगर पार्टी कोई बात करती है तो उसकी ही वो नफी कर देते हैं, या एक तरह से कह ले कि उस चीज के अंदर एक स्पॉइलर बन जाते हैं। अच्छा, जहां तक आपने सिविल नाफरमानी की बात की, देखिए सिविल नाफरमानी तो 2014 के भी धरने के अंदर आपको याद होगा कि अनाउंस की गई थी जी। और उस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट भी बिल्कुल खान साहब के साथ थी, पीटीआई के साथ थी, तब भी कोई सिविल नाफरमानी को खातिर खा उसको कामयाबी नहीं हुई थी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी यही कहा था कि किस किस्म का मजाक खेज आइडिया है। तो अभी भी जब उन्होंने अनाउंस किया था तो तब भी यही लोग बात कर रहे थे कि इससे क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट होगा। पीटीआई आए दिन जो है वो नई लाएअमल जो है उसकी बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि इधर जलसा कर ले, वहां कर ले, या फिर वो कैपिटल को स्टॉर्म करने की बात करते हैं। और हमने देखा भी 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी, यानी कि एक तो फाइनल कॉल कहने पर ही बहुत लोगों को इस चीज पर था कि आप इस तरह कोई सियासी जमात कैसे कह सकती है कि कोई चीज फाइनल है, क्योंकि एहतजाज और ये चीजें चलती रहती है सियासत में। आपको पता है कि एक तहम्मुल मिजाजी जो है वो चाहिए। बिल्कुल। तो ये बताइएगा मैमल के अभी आपने भी ये बात की कि बार बार जो है वो सिविल नाफरमानी के लिए वो उनको कोई लाएअमल जो है वो पता ही नहीं था पीटीआई की क़यादत को। क्या वजह ये है कि वो डायरेक्शंस का वेट कर रहे थे कि खान साहब से मुलाकात होगी, कुछ डायरेक्शंस मिलेंगी कि किस तरह से इसको लेकर चलना है, या फिर वजह ये है कि जो क़यादत थी बाहर वो ही इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें? देखिए सिविल नाफरमानी तो मैंने आपको कहा कि आइडिया भी कोई ऐसा नहीं है कि जिससे कोई बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा किसी भी हुकूमत को। कोई भी हुकूमत होती है, हमने 2014 में भी ये चीज देखी थी, सिविल नाफरमानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और उस वक्त भी नहीं कोई पड़ा था। तो लेकिन असल में जो आप बात कर रही हैं कि क्या लाएअमल और इस सब के ऊपर क्या होता है, देखिए वही बात है कि अगर खान साहब से कोई मुलाकात करके आता है, वो बाहर आकर कोई बात करता है, अगले दिन उस बात की, जिसका मैंने पहले का नफी हो जाती है। हमने इवन ये 26 नवंबर के बाद भी, जो ये फाइनल कॉल वाले के बाद भी हमने देखा था कि एक दिन जो है वो बात होती है कि अच्छा पार्लियामेंट में उठाए, दूसरे दिन हो जाता है कि वो अपने लीडरान के बारे में कह रहे होते हैं कि मुझ तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई, और या तो इनको बात की समझ नहीं आती, तो इस तरह की जो बातें वो करते रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर असल मसला रबिया जो मुझे लगता है ना, वो है खान साहब का अपना तर्ज अमल, और वो ये है कि खान साहब जो है ना, उनको हर एक की सबमिशन चाहिए। वो बेसिकली कोई कॉपरेशन या इस तरह की चीज नहीं करते, और वो जो लाएअमल की बात करते हैं वो उनको एक जल्दी भी है हर चीज की। जिस तरह हमने देखा कि सियासत के अंदर जो है, मैंने कहा कि पेशेंस और थोड़ा वेट एंड सी की पॉलिसी बहुत सारी सियासी जमातें हमने माजी में भी देखी है कि वो अपनाती हैं। इवन पीटीआई की जब हुकूमत थी 2018 वाली, उसमें भी हमने देखा पीडीएम के साथ क्या नहीं हो रहा था। पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी, उनके लोगों के ऊपर मुकदमात थे। 2018 का इलेक्शन भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था। फिर हमें अब तो खैर बहुत सारी चीजें सामने भी हैं कि किस तरीके से 2017 में नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए अदालतें मैनेज की गई, अदालतों ने किस तरह से फैसिलिटेट किया, एस्टैब्लिशमेंट और अदालत एक उस पर थी, सेम पेज पर थी। तो ये सारी चीजें हमने देखी, लेकिन ये कि वहां हमने ये भी देखा कि उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया, उन्होंने वक्त जो है उन्होंने वक्त बाय भी किया, उन्होंने वेट भी किया। यहाँ पर हमें लग रहा है कि जिस तरह इंतजार करने का नहीं है, बल्कि यही है कि अब ये कर दें इससे कुछ हो जाएगा, अब ये कर दें इससे कुछ हो जाएगा। हालांकि इस तरीके से जो है मुझे नहीं लगता कि सियासत में कोई फौरी फायदा होता है। हाँ, आपके नैरेटिव या आपकी जो चीज है उससे आपकी एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन ये देखिए कि वो किस चीज की सपोर्ट, वो नैरेटिव के ऊपर, बयानिए के ऊपर, वो डिलीवरी के ऊपर या गुड गवर्नेंस के ऊपर तो नहीं थी वो सपोर्ट। हमने 3.5 साल पीटीआई के भी देखे, उसके अंदर जो गवर्नेंस, डिलीवरी, सारा कुछ हमारे सामने था, और हमने देखा उस वक्त के जो बाई इलेक्शंस होते थे उसमें किस किस्म के रिजल्ट्स आ रहे थे। फिर आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा के जो फेज 1 के इलेक्शंस हुए थे लोकल बॉडीज के, उसके अंदर रिजल्ट क्या था। वो जो मकबूलियत हुई है वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद जो एक बयानिया बनाया गया जो ऊपर मबनी के कॉन्स्पिरेसी थी, अमेरिकी साजिश थी, और आज खैर उसी अमेरिका से और ट्रंप से जो है वो इनको ये उम्मीद है
कि वो खान साहब की रिहाई दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी की कमी तो नजर आई है। जो भी कॉल्स जो है वो खान साहब ने दी हैं, चाहे वो 24 वाली कॉल हो या फिर ये जो सिविल नाफरमानी है, तो इसमें भी लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी जो है वो एज सच नहीं बनाई गई और एकदम से कॉल जो है वो दे दी गई। सुहेल वड़ाई साहब ने कल लिखा कि अगर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक हो जाती तो पीटीआई की हुकूमत को भी जो है वो खतरा हो सकता है, उनका खात्मा हो सकता है। आपको लगता है कि पीटीआई को ये खौफ होना चाहिए कि इतना एक्सट्रीम स्टेप भी लिया जा सकता है? देखिए, ये जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, इसका तो मैं आपको ये जरूर बताती चलूं कि जो नून लीग के लोग हैं वो ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, अगर आप उनसे प्राइवेटली बात करें, सीनियर लोग, वो यही कहते हैं कि हमें पीटीआई की तरह हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए, हमें जो है गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पीटीआई को एक और एक्सक्यूज भी मिल जाएगा और वैसे भी सियासी मामलात हैं, इसको सियासी तौर पे जो है वो सुलझाना चाहिए। पीएमएलएन के अंदर एक सीनियर लीडरशिप का एक ग्रुप है जो बिल्कुल ये मानता है कि अगर 2018 का जो इलेक्शन है उसके वो हमसे छीना गया, तो 2024 के इलेक्शन में भी ऐसी चीज हुई है। और ये कि अगर हम पर जिस तरह केसेस बने थे और हमने जिस तरह मुसीबतें सही थी, तो पीटीआई के साथ भी इस तरह की जो चीजें हैं वो हो रही हैं, तो और ये रुक जाना चाहिए साइकिल। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 90s की सियासत के बाद ये सबक सीखा, मुशर्रफ की coup के बाद, तो उन लोगों का ख्याल है कि अब मेरे ख्याल कि अब जो है दोनों जमातों को, पीटीआई को और हुकूमत को, नून लीग को बैठना चाहिए और मुशावरत करनी चाहिए और इस तरह से कोई आगे लाएअमल निकालना चाहिए। अच्छा, ये बताएगा कि मैं रबिया, सॉरी, इसमें एक चीज मैं ऐड करूं, जो आपने अभी लाएअमल स्ट्रेटजी की पीटीआई की आप वैसे बात करी थी, देखिए मैं आपको ये भी बताते चलूं कि पीटीआई के अंदर और बाहर कई लोग हैं जो पीटीआई को कहते हैं कि जब आपने अगर कोई सियासी स्ट्रेटजी होती है, एक तो ये कि एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस या तो बनाएं, दूसरा ये है कि आप सियासी जमातों से बात करें, बेशक आपके जो राइवल्स भी है, यानी जो हुकूमत के अंदर भी इस वक्त बैठे हुए हैं, आप उनके साथ भी बात करें, क्योंकि सियासी स्पेस जो है वो सियासी लोग ही निकालते हैं। अब आज ही की मैं आपको बात बताऊं कि फवाद चौधरी साहब की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप शाहिद खान अब्बासी साहब, हाफिज नईम साहब, जो भी ऑपोजिशन में लोग हैं जो एलाइज नहीं है गवर्नमेंट के, आप इनको मिलें, आप इनको जेल में बुलाएं और आप इनसे बातचीत का आगाज करें। तो देखिए, स्ट्रैटेजी जो है, सियासी स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा कि वेट उसके अंदर करना, यानी पेशेंस का एक जरूर आंसर होना चाहिए, जल्दी में कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जल्दी में आपने पहले भी कहा कि जल्दी में कुछ नहीं होना चाहिए और इसीलिए शायद अब जो है वो कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो खान साहब सिविल नाफरमानी तहरीक को एक हफ्ते तक जो है वो मौखर करने को तैयार है। खान साहब भी ऐसा लगता है कुछ कंफ्यूज नजर आते हैं, कभी वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी वो सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जाराना नजर आता है। उन्होंने आज भी, कल भी जो है वो अपने आई थिंक बहरहाल ट्वीट में जो है वो तनकीद की थी एस्टैब्लिशमेंट पर, आज भी उन्होंने बातें की कि मुझे जितना अर्सा रखना है मैं रह लूँगा। क्या वजह है उनकी इस कंफ्यूजन की? क्या उनके पास जो मैसेजिंग जारी है वो अलग किस्म की है? क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में इस वक्त? नहीं, देखिए रबिया, मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले कहा कि ये खान साहब की एक अपनी, उनकी एक पर्सनैलिटी है इस तरह की कि वो समझते हैं कि अगर वो हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर वो पावर में है, और अगर वो नहीं है तो फिर इस मुल्क के अंदर केओस हो, एनार्की हो, ताकि उनको वापस लाया जाए। अब आप देखिए, जब ये बात करते थे, लेकिन इसमें तो फिर उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी फिर क्यों बना दी? अब उसमें पहले 5 लोग थे, 2 लोग और ऐड कर दिए अब उन्होंने। मैं यही बात कर रही हूँ रबिया कि देखिए, पहले वो क्या बात करते थे कि सिर्फ पावरफुल लोगों से, यानी पावरफुल क्वार्टर से बात करनी है, इस हुकूमत के पास क्या है। वो बात करते थे कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट से बात क्या करनी थी? यही कहना था कि एक तो आप इंटरवीन करें, यानी इंटरवेंशन करें और ये हुकूमत जाए, और दूसरा ये कि इलेक्शंस करा दें। चलिए, इलेक्शंस तो इनकी मकबूलियत है तो ये जीत भी जाएंगे। अब बात ये है कि एक तरफ तो आप ये चाह रहे थे, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट आपसे वैसे भी बात नहीं कर रही थी, और दूसरी तरफ आप जब एग्रेशन दिखाते हैं, जब आप हाय दिन धमकी भी देते हैं कि हम जो है कैपिटल पे भी हमला कर देंगे, फिर आप जिस तरह आपने अभी जनरल डायर की बात की और जो हवाले उन्होंने दिए, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट आपसे क्यों बात करेगी? आप देखिए ना, हुकूमत को अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो हुकूमत तो कोई खतरा नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, क्योंकि हुकूमत को तो तभी खतरा होगा जब पीटीआई की एंट्री इक्वेशन में। तो पीटीआई की एंट्री तो फिलहाल जिस तरीके से वो एग्रेसिव अप्रोच उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी ली हुई है, तो वो लग नहीं रहा ऐसा। लेकिन जो ये बात आप कर रहे हैं कि खान साहब ने जो ये कमेटी बनाई है, अब असल चीज ये, आज मैं सुन रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब, आसमा शराजी साहबा के शो में ये बात कर रहे थे कि जब खान साहब खुद ये कहेंगे तो फिर हम समझेंगे कोई बाज़ाब्ता जो है ऑफर हुई है।
अब वो कमेटी बना देते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कमेटी वाले आकर बात करते हैं या हुकूमत को कुछ कहते हैं, उसके बाद अगले दिन बयान चेंज हो जाता है। ये चीज, अगर ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं आपको ये जरूर बताती चलूं कि जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, उनका बहुत मतलब मोस्टली उन लोगों का ये मानना है, यानी जो पाकिस्तान के अंदर है और पार्लियामेंट में है, उन लोगों का ये मानना है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तो चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करने को तैयार नहीं है तो सियासी जमातें जब आपस में बैठेंगी तो कोई ना कोई वे आउट ग्रेजुअली निकालेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये वेट एंड सी वाली चीज होती है, एक दिन में तो कुछ नहीं होना, कि ये नहीं होगा कि आप कहें कि बस अभी के अभी इलेक्शन करा दो, अभी के अभी गवर्नमेंट चल जाए। कोई गवर्नमेंट इस तरह से नहीं करती। 2018 में भी हमने देखा था, तो पीटीआई ने ऐसे तो नहीं किया था कि वो जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस साढ़े 3 साल बाद नहीं हुआ था, कि ऐसा तो नहीं कि कोई दे देता है मैंडेट जो है उस तरीके से। अच्छा, अब जी, तो अब मसला ये है। अच्छा, आपने यहाँ पे मैमल बड़े इंटरेस्टिंग कहा कि पाकिस्तान में जो क़यादत है वो चाहती है कि मुज़ाकरात हो, जो बाहर है वो कुछ और चाहते हैं, वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर डालते हैं। देखिए, बाहर वाले जो वैसे तो अगर देखा जाए तो बाहर जो सोशल मीडिया और जो वो है वो बेसिकली खान साहब की अपनी सियासत की रिफ्लेक्शन है। खान साहब की भी एग्रेसिव अप्रोच यही है, जो उनके सोशल मीडिया, आप पीटीआई ऑफिशियल की ट्वीट्स देख लें या आप खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट्स देख लें, वो करती तो उनकी सोच की अक्कासी है। लेकिन बात वही है कि वो शायद उनको लगता है कि एक तरफ एग्रेशन होगा तो दूसरी तरफ ये मुफाहमत मुजाहमत वाली चीज होगी, जिस तरह नून लीग करती थी कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करते थे, मरियम नवाज साहब मुजाहमत करती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बातें करते हैं, जिस तरीके की वो आगे जाकर आगे बढ़ चढ़ के वो करते हैं, और केओस और एनार्की की सियासत वाली जो चीज होती है ना, कि बस सबमिशन चाहिए, कोई कॉपरेशन नहीं चाहिए, बस आप जो मैंने कहा बस वही होना चाहिए और फौरी होना चाहिए। तो ये पॉलिसी जरा पीटीआई की पीडीएम की जमातों से फर्क है कि उन्होंने फिर भी इंतजार किया, उन्होंने जिस तरह वो कहते हैं ना कि सही वक्त का इंतजार किया, फिर जब सही वक्त आया तो फिर आगे बढ़े। तो ये भी एक चीज है कि यहाँ पर हमने देखा है कि इस एग्रेशन की सियासत का फिलहाल उनको बिल्कुल अवाम में उनको मकबूलियत जरूर मिली होगी, लेकिन जो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो इवन मैं आपको बताते चलूं, जो पीटीआई को लोग सपोर्ट भी करते हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि जिस किस्म की पीटीआई सियासत कर रही है, जो केओस और एनार्की की स्टेबिलिटी ना आए जब तक वो खुद पावर में ना हो, अगर वो पावर से बाहर है तो बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं होने देते। तो इसके ऊपर जो है बिल्कुल कंसर्न्स हैं, उन क्वार्टर्स को भी हैं कि जो प्रो पीटीआई हैं। अच्छा, लेकिन मैमल यहाँ पे बहरहाल कमेटी तो उन्होंने बना दी है और मुज़ाकरात की जो इस वक्त क़यादत है जो बाहर है यहाँ पे, वो बात तो कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो सलमान अकरम राजा हों, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर अब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो चुके हैं तो ये मलबा किस पे डालना चाहिए, किसका फेलियर है दोनों साइड में से? देखिए रबिया, मेरा तो बिल्कुल ये एक मानना है कि जब तक सियासी डायलॉग नहीं होगा, और वो जितनी मर्जी आपके सियासी इख्तलाफात हों, जब तक सियासी जमातों में सियासी डायलॉग नहीं होगा तो सियासत नहीं हो सकती, जमहूरियत नहीं रह सकती, कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो बार बार बात होती है, ठीक है हम हाइब्रिड निजाम में हैं, ये भी एक रियलिटी है, लेकिन ये कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, ये नहीं होना चाहिए। अब जो मुज़ाकराती कमेटी वो चाहती है कि बात करें, तो बिल्कुल ये है कि हमने हुकूमत के अंदर कुछ हॉकिश एलिमेंट्स हैं, हमने उनको देखा है कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि ये हुकूमत इससे पहले ये कहती रही है कि आप हमसे मुज़ाकरात करो, और हुकूमत के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सीनियर लोग हैं जो चाहते हैं कि पीटीआई से बात हो। पीटीआई एक रियलिटी है, वो कहते हैं कि आप पीटीआई को मिटा नहीं सकते, पीटीआई का वजूद नहीं आप मिटा सकते, इसलिए पीटीआई के साथ बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है किसी और तरीके से उनको खत्म करने की इस तरीके से कोशिश करें। तो ये नहीं होना चाहिए, उनकी सियासत नहीं खत्म हो सकती वो ग्राउंड पे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत अभी जो भी कह रही है, लेकिन अगर पीटीआई कंसिस्टेंसी दिखाए तो इवेंचुअली बातचीत के रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। हुकूमत बहुत देर से ये कह रही थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और ये हुकूमत के अंदर बहुत सीनियर लोग हैं रबिया जो एक्चुअली चाहते हैं कि बातचीत हो पीटीआई के साथ, ताकि कोई सियासी हल निकल सके इस पूरे सियासी मसाइल का। यहाँ तक भी बात सुनने में आ रही थी कि अगर इलेक्शन जो है वो अगर एक साल पहले कोई इस तरह की बात भी हो जाए कि कोई एग्रीमेंट करने के इलेक्शन एक साल पहले। और मेरा अपना ये मानना है रबिया कि असल में जब भी ये निगोशिएशंस हों, और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल ये हों, इसके अंदर एक ब्रॉड बेस्ड हर चीज के ऊपर बात होनी चाहिए। इसके अंदर होना चाहिए कि अगले इलेक्शंस किस तरीके से साफ और शफाफ हों,
ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अगर कोई इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है कोई तैनाती करनी है, क्या चीज है कि जिस तरह उसको भी आप साफ शफाफ बनाया जाए ताकि वो भी कंट्रोवर्शियल ना हो। फिर एहतसाब का जो मामला है, एहतसाब का जो कानून है, उसको किस तरीके से किया जाए, उस पर कंसेंसस होनी चाहिए ताकि कोई भी हुकूमत में आए वो जमात दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करे। यानी कि ये नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप कह लें या न्यू कोई आप चार्टर या पैक्ट इस तरह के। और इकोनॉमी के ऊपर मुझे लगता है कि सबसे अहम है कि इकोनॉमी के ऊपर भी एक कंसेंसस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप हुकूमत में नहीं है तो आप सैबोटाज कर दें, IMF के प्रोग्राम सैबोटाज करने की कोशिश करें, जाते जाते कर जाएं या आप बाद में कोशिश करें। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए, संजीदगी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएगा, आपने जॉइंट ऑपोजिशन इत्तेहाद की बात की। आज कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी, मैं रऊफ हसन साहब को सुन रही थी काशिफ अब्बासी के शो में, और उन्होंने कहा कि ऐसी भी खबरें हैं कि खान साहब ने जो है वो कहा है कि वो मिलने की ख्वाहिश की है मौलाना फजल रहमान से, अख्तर मेंगल साहब से और महमूद खान अचकजई साहब से। अगर कोई बात बढ़ती है और इसमें इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है, ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, हुकूमत ये एक वैसे प्रेशर टैक्टिक तो होता है बिल्कुल अगर जॉइंट ऑपोजिशन बनती है जो जमाते इत्तेहाद में नहीं है हुकूमत के साथ। फिलहाल वैसे अगर देखा जाए, अगर कल को एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बदल जाए, रवैया बदल जाए, वो एक और बात है। लेकिन अगर आप फिलहाल देखें तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत सेफ है। मतलब आप इनको वैसे कह सकते हैं कि जी वीक है क्या, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इनके साथ कौन है, पीपल्स पार्टी, MKM वगैरह, ये क्या इनको छोड़ कर जाएंगे? उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? क्या वो PTI के साथ हुकूमत बनाना चाहेंगे? क्या चीज होगी? तो अभी तक फिलहाल तो ऐसा लगता है कि हुकूमत कोई सी खतरे में नहीं है। हमने ये भी देखा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी एक हद तक आई है। उसके अलावा जो है जो जुडिशरी के साथ जो मामला कंट्रोवर्शियल हो रहे थे वो भी इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू जो है वो इन्होंने वो करा लिया है। मतलब उस पर वो काफी कंट्रोवर्शियल एक अमेंडमेंट थी जिस तरीके से हुआ है, लेकिन जो चीजें इनको प्रॉब्लमेटिक लग रही थी वो चीजें इन्होंने सॉल्व भी की। और IMF के प्रोग्राम के बाद और दूसरी चीज जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक सामने नजर आती है। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत को कोई खतरा है। और अगर आप उनके एलाइज से भी बात करें, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एलाय तो पीपल्स पार्टी है, तो अगर आप पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हम तो हुकूमत छोड़कर तो नहीं जा रहे, बेशक हम काबीना में नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम हुकूमत गिरा दें। तो हुकूमती इत्तेहाद में आपको इस वक्त कोई जो है वो मैं कहूंगी कोई खलल आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि MKM ने भी रीसेंट बयान दिया है कि हमें नहीं पता हम कितने अरसे तक रहेंगे। फिर पीपल्स पार्टी के अपने कंसर्न्स तो हम ऑन एंड ऑफ देखते ही रहते हैं, दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, वो आके कहते थे। तो हुकूमती इत्तेहाद में आपको लगता है कि ऐसा कोई मसला जो है वो अनकरीब नजर नहीं आ रहा? देखिए, रबिया, कोलिशन के अंदर छोटे मोटे मसाइल और इस तरह के मसाइल तो होते हैं कि जो वसाइल के ऊपर हों। जिस पर आप देखें पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, फिर ये है कि वो पंजाब में भी इत्तेहादी है, वफाक में भी इत्तेहादी है। तो पंजाब के अंदर भी वो कुछ चीजें जो है चाहते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट बेशक नून लीग की हो, लेकिन उनके लिए कुछ चीजें जो है वो दी जाए। जिस तरह कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं जो उनके इलाकों के DC और DPO वगैरह की चीजें होती हैं। फिर उसके अलावा आपने वो देखा होगा जो क्लाइमेट चेंज रिलीफ फंड है उसके ऊपर भी, फिर NFC, बाकी जो चीजें बहुत सारी इस तरह के मामला तो होते हैं। तो उसके ऊपर तो बिल्कुल बातचीत भी होती है, निगोशिएशन भी होती है। लेकिन उसमें हमने देखा है कि नून लीग के अपने लोगों ने भी ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जो जायज चीजों के ऊपर नाराज है वो बिल्कुल उनके रिजॉल्व करने चाहिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि उनकी कंसर्न्स जायज हैं जो वो बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो होता है इत्तेहादियों। तो ऐसी कोई तब्दीली, तो महमल आपकी क्या खबरें, कोई तब्दीली आ सकती है कि PPP पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट पर आ जाए और नून लीग जो है वो एक फिर हमें सपोर्टिंग रोल में नजर आए? अच्छा, ये भी रबिया मैंने पीपल्स पार्टी के अपने जराए से पूछा और मैंने कहा कि ये जो बातें बहुत सारी इस तरह की हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप फ्रंट पे भी आए तो उसमें नून लीग के साथ ही आएंगे, अनलेस के क्योंकि PTI तो इस वक्त कहीं इक्वेशन नहीं है। ये तक माइनस PTI बात हो रही है ना, ग्रीन हाउस चेंज की भी बात होगी जी, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम होंगे, नून के नहीं रहेंगे, तो लेकिन नून के सपोर्ट के बगैर तो नहीं होगा। तो ये ऐसी बातें क्यों हो रही? तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि इन बातों में सदाकत कोई नहीं है, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी को भी इस चीज का मालूम है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल केओस भी है। इस वक्त जो है पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको उस तरीके से नजर नहीं आती, क्योंकि PTI की वजह से जिस तरह से हमारा माहौल है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सब कुछ है। तो पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी इस वक्त कि वो कोई यानी कि अगर फेस चेंज करके वो हुकूमत की बागडोर संभाल लेंगे तो क्या बैगेज नहीं होगा? क्या वो मईशत को क्या बेहतर कर सकते हैं? क्या वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी रियलिटीज हैं जो ग्राउंड रियलिटीज इधर बदली नहीं है।
तो पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों करेगी कि वो अपने ऊपर वो वाला बैगेज ले? उन्होंने भी तो अगले इलेक्शन लड़ने हैं, हुकूमत में होना एक और है, लेकिन फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो फिलहाल नून लीग ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते मैमल लास्टली ये भी बता दें कि क्या लग रहा है, क्या लाएअमल अब पीटीआई का हो सकता है? आए दिन जो है वो एक नई बात होती है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की अपनी जो है वो पर्सनालिटी इस तरह की है। आज भी मैं सुन रही थी, गौहर साहब ने कहा कि अगले 2 दिन में कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हो सकती है, जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं और वो राजी हो जाएंगे, इस तरह की कोई बात जो है वो उन्होंने की है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बात ये है कि अगर तो गवर्नमेंट के साथ इनके जो है इनके मुज़ाकरात होने चाहिए, कंसिडरिंग, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, कंसिडरिंग कि दोनों साइड्स एक दूसरे को क्या दे सकती हैं, जाहिर है मुज़ाकरात तो उन्हीं बेसिस पे होंगे ना। नहीं देखिए रबिया, असल में तो जिस तरह मैंने कहा कि सियासी लोग ही सियासी स्पेस बनाते हैं। इस वक्त जो है सियासी स्पेस बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन उसके अंदर काम किया जा रहा है क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सियासतदानों के भी शायद हाथ में नहीं होती है किस तरह, लेकिन क्या दे सकते हैं अगर पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये सारे अगर बैठते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे, तो कोई ना कोई वे आउट निकाल सकते हैं कुछ सीबीएम्स के थ्रू। मतलब एक सीबीएम, जिस तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसी तरह काम करती रहे और आए दिन जो धमकी देते हैं कि हम इस्लामाबाद में आ जाएंगे या हम अब वो कह रहे हैं कि वेपन लेकर आ जाएंगे और भी बहुत सारी इस तरह की जो चीजें, ये चीज बंद हो, वो अपना काम करे, फोकस करे। इस वक्त देखिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर टेररिज्म के हालात क्या है। आज 10वीं एनिवर्सरी है एपीएस अटैक की, तो अगर वो फोकस करे अपने सूबे के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हुकूमत की तरफ से क्या हो सकता है, जो सियासी प्रिजनर्स हैं यानी कि जिनके खिलाफ कोई अभी सबूत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं और वो कब से जेलों में है पीटीआई के, उनको जो है वो रिलीफ दें, उनको अगर वो छोड़ते हैं। और भी इस तरह की कुछ चीजें ये सीबीएम इनको करने पड़ेंगे, दोनों साइड को कुछ ना कुछ सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी तो मामला आगे जाएंगे और फिर इवेंचुअली जो है वो क्या रिलीफ मिलता है, क्या चीज होती है। जैसा मैंने कहा, इलेक्शंस अगर साल पहले करा देते, 1.5 साल पहले करा देते, कोई ऐसी बात भी हो सकती है। तो ये चीजें देख जी। खाकान साहब, एक्सपेक्टेशन तो थी कि आज स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में कमी करेगा और 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी भी देखी हमने। कितना पॉजिटिव देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो 22% से लेके जो 13% का सफर है वो 9% की कमी इन अ शॉर्ट स्पैन हो गई है, कोई चंद माह ही गुजरे हैं। सो बहुत रूम क्रिएट हो गया, इसलिए कि जो इन्फ्लेशन थी यानी कि अफरातज़र यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो कि एक जमाने में 38% मई में थी और पिछले नवंबर में अगेन तकरीबन 23% के करीब थी, वो इस वक्त 4.9% पे आ गई है। इसकी वजह यह है कि हमने जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी यानी कि 22% का रेट रखा तो मुल्क में डिमांड कम हुई। फिर आप ये देखिए कि कुछ फूड सप्लाईज बेहतर हुई, व्हीट क्रॉप बम्पर हुई लास्ट ईयर, एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी थी। फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की वाइबिलिटी जो है वो $72 पर बहुत बेहतर हो जाती है और उसको कंपेयर करें $80-90 पर तो वो बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल, वो बेनाइन प्राइसेस थी। और अब आखिरी ये है कि ऑब्वियसली एक बेस इफेक्ट है, जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर बहुत हाई इन्फ्लेशन थी, उसके ऊपर ऑब्वियसली हाई बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ गई है। इसने बहुत रूम दिया है क्लियरली और स्टेट बैंक ने ठीक किया, पर अभी भी ये कहना दुरुस्त होगा कि कुछ फॉल्ट लाइंस अभी भी हैं। जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें एनर्जी और फूड निकाल देते हैं वो स्टिकी है और 9.7% पर है। जी, उसकी क्या वजह है खाकान साहब के कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी जो है स्टिकी नजर आ रही है? कोर इन्फ्लेशन को नीचे आने में वैसे भी वक्त लगता है, उसमें पीपल्स एक्सपेक्टेशंस और जो एनग्रेन्ड इन्फ्लेशन है उसका बहुत बड़ा असर होता है। फिर आप ये देखिए कि इस वक्त एक और जो चीज पैदा हुई है वो ये हुई है कि जो फिस्कल का खसारा है वो मेजर्स ना लेने पड़ जाएं टैक्सेशन साइड पे। सही, बिल्कुल। आपको पता है कि 340 अरब का इस वक्त भी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है इन द फर्स्ट 5 मंथ। जी, अगर ऐसा होता है जो कि अक्टूबर तक का नवंबर तक का ये खसारा है और अगर ये कंटिन्यू करता है और अर्ली साइंस ये हैं कि शायद दिसंबर में भी खसारा बढ़ जाएगा, तो अगर नए मेजर्स लेने पड़े तो फिर वो इन्फ्लेशनरी हो सकते हैं। इसलिए 2% वाज द राइट वे टू गो। 12% की इन्फ्लेशन है का इस वक्त पॉलिसी रेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने करोड़ रुपया बोरो किया फॉर एग्जाम्पल, तो आज आप उस पर तकरीबन
12% के हिसाब से देंगी, क्योंकि 12% का काइबोर है, इसलिए मैं 12% कहता हूँ। तो इसका मतलब है आप 12 लाख रुपया सालाना उसका अदा करेंगी मार्कअप। आप ये सोचिए कि 1 साल पहले आप 22 लाख रुपया अदा कर रही थी। बिल्कुल। तो आप खाकान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि 13% आपने कहा, बड़ी तेजी से बेशक हम नीचे आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में हम जो एक ट्रेंड देखते हैं वो ये है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं एक बूम साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये बूम और बस साइकिल में हम फिर फंसे रह जाते हैं। क्या इसका भी खदशा है और कॉशियस रहना चाहिए अभी स्टेट बैंक को गोइंग फॉरवर्ड? सर्टेनली देखें, एक तो यह है कि अगर आप इस वक्त 12% या 13% का पॉलिसी रेट देखें और 5% की इन्फ्लेशन देखें, तो 8% रियल रेट जो है वो पॉजिटिव है। ये नॉर्मली 2-3% होता है, तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि ये सवाल इसलिए इतना अहम है कि ये क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए कि जो वक्त मिला है, जो स्पेस मिली है आईएमएफ की एंगेजमेंट के बाद, ये एक स्टेबिलिटी है आपके पास। बैरूनी खसारा संभल गया है, अफरात ज़र नीचे आ गई है, कुछ रिजर्व्स का बिल्डअप हो गया है। अगर हमने अपने फंडामेंटल काम ठीक ना किए ना, तो वो बूम एंड बस्ट साइकिल से कभी निकल नहीं पाएंगे। जैसे ही ग्रोथ होगी, करंट अकाउंट फिर खड़ा हो जाएगा। उसको हल करने के लिए तो एनर्जी की तंजीमें नौ, पाकिस्तान की रैशनलाइजेशन ऑन जी, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की 1/3 है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत अच्छा करते हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप उनको देखें। तो ये बात बहुत अहम इसलिए है कि फिर दोबारा, और ये 10 साल में तीसरी दफा है कि आईएमएफ प्रोग्राम होता है, 13 में होता है, 19 में होता है, अब 24 में खड़े हैं। एग्जैक्टली इकोनॉमी वैसे ही बिहेव कर रही है कि आपको एक टाइम एंड स्पेस मिल गया है। हम मैक्रो स्टेबिलिटी की गुफ्तगू कर रहे हैं, पर क्या आपने एक्सपेंडिचर्स का कट लगा दिया है? क्या आपने पीएसडीपी ठीक कर दिया है? क्या आप एनर्जी सेक्टर बियॉन्ड आईपीपी कुछ कर रहे हैं? ये है फंडामेंटल सवाल जो आपको करने हैं। और दूसरी बात, एक और खुशाइन ये करता चलूं कि रेमिटेंसेस जो है वो चूंकि फॉर्मल सेक्टर में आ गई हैं, तो 35 अरब डॉलर की रेमिटेंस जो है विल बी सब्सटैंटिवली जैसे सपोर्टिव ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बिकॉज ये 20-25% शायद पिछले साल से बढ़ी आएंगी। इसमें हमने जब अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोका, स्मगलिंग को रोका, तो बहुत ही तकवीयत मिली है। और चूंकि अब आपको पता है 278 का इस वक्त इंटरबैंक का रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है वो भी यही है। तो मैं अगर बाहर काम कर रहा हूं तो आई हैव नो इंसेंटिव टू सेंड इट थ्रू हवाला हुंडी और इलीगल चैनल। फिर कुछ रेगुलेटरी काम भी किए। सो ओवरऑल जो निचोड़ है वो ये है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, आईएमएफ के प्रोग्राम का के साथ बिहेवियर बिल्कुल यही होना चाहिए, वो बिहेवियर मौजूद है। अब अगर आप फंडामेंटली मुल्क को ठीक नहीं करेंगे तो फिर आई थिंक इट विल येट बी अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो खाकान साहब, बेशक पॉजिटिव इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन में जो है वो हम देख रहे हैं कि एक खातिर खा कमी जो है वो देखी गई है, लेकिन ग्रोथ इंडिकेटर जो है वो अभी भी 3% के आसपास है। ये कितना कंसर्निंग है और इसमें कितना वक्त लगेगा? पाकिस्तान की पिछले 10 साल की जो ग्रोथ है ना, वो 3.6% है। अब अगर आप अपने दोस्त ममालिक चाइना को देखें और इन मुल्कों को देखें, तो ये 5-5, 6-6, 7-7% पे ग्रो करते हैं, यानी कि डबल द ग्रोथ रेट जो हमने किया है। तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती है और तभी खुशहाली आती है। देखिए, ये बात मुसद्दका है कि देयर इज नो अदर वे टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल। रियल रिलीफ इज गिविंग यू अ जॉब, रियल रिलीफ इज नॉट गिविंग यू इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। सो ग्रोथ का आर्किटेक्चर ठीक किए बगैर, और अभी अमेरिका जो है, मैं अभी ट्रंप की स्पीच सुन रहा था, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने टीम को, वो जो उनके इलॉन मस्क हैं और विवेक हैं, उनको ये लगाया हुआ है कि वो एक्सपेंडिचर कट्स करें, रेगुलेशन को कट करें। हमें तो पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही करना है, और वो क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज ही इज अ प्रो ग्रोथ, जैसे कहेंगे प्रेसिडेंट। सो पाकिस्तान एग्जैक्टली हैज टू थिंक कि ये 3.5% का एवरेज ग्रोथ पिछले 10 साल का और इस साल का 3% का, ये तो बिल्कुल, अब इसका जवाब आसान ये है, ये 3% अगर ग्रोथ होती है तो हार्डली 10 लाख नौकरियां नई निकलेंगी। पाकिस्तान में 30 लाख बच्चा जो है वो एंटर करेगा इस साल। तो इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी।
जब तक हम 6% पे ग्रो नहीं करते, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रियल रिलीफ। और उसकी दूसरी जो आपको अक्कासी नजर आती है, जो नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड बढ़ा है, वो इसीलिए बढ़ा है कि हम नौकरियां नहीं क्रिएट कर पा रहे। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिनों में से एक समझा जाता है। 16 दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमेशा के लिए जुदा हो गया और 16 दिसंबर 2014 APS पेशावर के मासूम बच्चों को दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों ने अपने घिनौने मकासद के लिए निशाना बना डाला और पूरी कौम का दिल दहल गया। किताबों के बैग लेकर स्कूल जाने वाले मासूम फरिश्ते हमेशा के लिए लहद में उतर गए। माओ के लख्ते जिगर जो 16 दिसंबर को बिछड़े, इनका दुख आज भी हम सबके दिलों में ताज़ा है। हम आज भी अपने प्यारों को नहीं भूले, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफसोस के साथ कोई खातिरख्वाह स्टेप नहीं लिया गया। आज दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर खतरे की घंटी बजा रही है। आज वक्त की ज़रूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सियासी पार्टीज़ हों, सियासतदान हों या इदारे हों, और इनके जो भी इख्तलाफात हों, वो सर जोड़ कर बैठें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई मजबूत हिकमत अमली तैयार करें। ऐसी हिकमत अमली हो कि ताकि फिर कोई भी APS पेशावर जैसा इंसिडेंट मुल्क में दोबारा ना हो।